तैयारी स्टार्ट। सरकार ने देश भर में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को नीट एंड क्लीन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा की पुरानी प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर करने के लिए लाई गई राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की व्यवस्था खुद ही आरोपों के घेरे में आ गई थी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातक, नीट, UG और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में गड़बड़ियों के बाद परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रखने के लिए व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर NTA के परीक्षा कराने के तरीके में कई बदलाव दिखेंगे। NTA से भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा वापस ले लिया है। अब वह सिर्फ एंट्रेंस परीक्षा ही कराएगी। समिति की सिफारिशों के मुताबिक NTA सरकारी शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर बनाएगी। इसे वार फूटिंग थीम का नाम दिया गया है ताकि परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता व जिम्मेदारी में किसी प्रकार का समझौता न हो। प्रश्न पत्रों सेंटरों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के सेंटर चिन्हित होने के बाद NIC और NTA की टीम दौरा करके जांच करेंगी। इसके साथ ही NTA DG अब एजेंसी का CEO होगा। यह पद केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव का होगा। परीक्षाओं की जिम्मेदारी के लिए निदेशक स्तर पर 10 नए पद सृजित किए जाएंगे। इससे NTA के ढांचागत सुविधा न होने की समस्या खत्म होगी। इन परीक्षाओं से देश के लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है। ऐसे में तकनीक का और अधिक इस्तेमाल कर परीक्षा को पारदर्शी बनाकर बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर और परीक्षा की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करके परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाने की जरूरत है। परीक्षा की विषय वस्तु और फॉर्मेट की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उसे चिकित्सा शिक्षा की उभरती जरूरतों को शामिल करते हुए अपडेट करना चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे और ग्रेस मार्क्स देने की नौबत न आए। हम ऐसा कर सके तो न केवल प्रतिभावान छात्रों के साथ न्याय कर पाएंगे बल्कि परीक्षाओं में कदाचार को भी रोक पाने में सफल होंगे। यह सच है कि कोई भी परीक्षा रद्द होने से उन युवाओं का मनोबल टूटता है जो वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे में परीक्षा नियामकों के लिए जरूरी है कि वे प्रक्रियाओं की कमियां पहचाने और परीक्षाओं की ऐसी स्पष्ट और ठोस योजना बनाएं कि भविष्य में किसी भी युवा का मनोबल न टूटे। पैरा, प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। उनके इस बयान का उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर में संतुलन बनाए रखना है। भागवत का यह कहना है कि अगर हम इस दिशा में कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में समाज असंतुलित हो सकता है जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। उन्होंने नागपुर में आयोजित कंठाले कुल सम्मेलन में कहा कि यदि देश की प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है
तो समाज असंतुलित हो सकता है। 2.1 की दर जनसंख्या के स्थायित्व को दर्शाती है, जहां हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पूरी तरह से बदल सकती है। वर्तमान में भारत की प्रजनन दर लगभग 2 है, जो श्रम शक्ति की संभावित कमी और बुजुर्ग जनसंख्या में वृद्धि का संकेत देती है। भारत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ 25 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 47% है। इस युवा जनसंख्या का उपयोग करके भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शक्ति बन सकता है। हालांकि यह तभी संभव है जब हम शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या नीति में भारी बदलाव किए हैं। 1980 में लागू एक बच्चे की नीति को 2013 में बदलना पड़ा, क्योंकि जनसंख्या में गिरावट से वृद्ध जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ा। चीन अब प्रोत्साहन योजनाओं जैसे बच्चों के जन्म पर सब्सिडी, चाइल्ड केयर सिस्टम का विस्तार और कर छूट के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। यूरोपीय देश और जापान भी घटती जनसंख्या से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देश जनसंख्या घटने की समस्या से परेशान हैं। इसके विपरीत भारत में युवाओं का बड़ा हिस्सा इसे एक जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल सकता है, यदि सही नीतियां लागू की जाएं। भारत 2023 में 1.4 अरब जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। औसत आयु 28.4 वर्ष है और 2/3 जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी संभव होगा जब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और शिक्षा में सुधार से श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे उत्पादकता और जीडीपी में वृद्धि होगी। डिजिटलीकरण और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब कार्यशील जनसंख्या को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टॉप।